बिहार की सियासत में हलचल तेज। आरजेडी बोली चिराग के पास महागठबंधन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। कांग्रेस ने कहा बीजेपी ने हाथ खींचकर छोड़ा अकेला। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन के कार्यालय में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया पूरी तरह काबू। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। झारखंड में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के लिए सीएम सोरेन ने दिए निर्देश। अब तक 25 मरीज तोड़ चुके हैं दम। सीएम नीतीश ने आपदा प्रबंधन के साथ की बैठक। आज से राज्य में अनलॉक 2 हुआ लागू। आज शाम से 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। चिराग का अंतिम दांव। एलजेपी पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के जमुई से सांसद चिराग पासवान अपनी ही पार्टी में वकीले पड़ गए। चाचा पशुपति कुमार पारस और भाई प्रिंस राज की बगावत के बाद उनके पार्टी के सभी सांसदों ने उनका साथ अब छोड़ दिया। इस घटना के बाद पहली बार चिराग ने अपनी प्रतिक्रिया दी और चिराग पासवान ने एक अंतिम दांव खेला। और चिराग पासवान ने ट्विटर पर लिखा कि पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए किए मैंने प्रयास, लेकिन असफल मैं रहा। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही लिखा कि यदि आपके मन में कुछ है तो मुझसे खुलकर बात करें। पापा तो चाहते हैं कि परिवार एक रहे। पापा के सपनों को, मम्मी की मेहनत को विफल होते नहीं देख सकता। जिस तरह से ये एलजेपी का तो चलिए, पटना से कुमार गौतम फिलहाल अब लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरह से तस्वीरें एलजेपी के अंदर बगावत की तस्वीरें देखी गई, लेकिन अब चिराग पासवान इमोशनल कार्ड अब खेल रहे हैं। क्या इमोशनल कार्ड के जरिए कुछ संभव नजर आता है गौतम? बिल्कुल, चिराग पासवान के पास अब कुछ भी नहीं बचा है सिवाय इमोशनल कार्ड के। और यही वजह है कि वो लगातार अपनी माँ का भी हवाला दे रहे हैं, मगर बात अब सर से ऊपर निकल गई है। बात इतनी बिगड़ गई है कि अब शायद ये इमोशनल कार्ड भी फेलियर साबित होगा। और ये चिराग पासवान के करनी का फल है। जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपने चाचा, भतीजे, अपने भाई और अपनी पार्टी को जिस तरह से नजरअंदाज किया है चिराग पासवान ने, और एक हिटलर की तरह एक जो निर्णय लिया, इस निर्णय की वजह से आज चिराग पासवान को और न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि अपने संबंधियों से भी, अपने कार्यकर्ताओं से भी, नेताओं से भी हाथ धोना पड़ रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है चिराग पासवान के कुछ सलाहकार की वजह से, जिससे शायद पहले चाचा ने मना किया, फिर भाई ने मना किया, और अब जब पार्टी के अंदर जब ये जो तमाम जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके पीछे उनके जो सलाहकार हैं उनको हटाने की मांग पिछले 6 महीने से, बल्कि चुनाव के दौरान भी कही गई थी कि आप ये आत्मघाती निर्णय साबित हो सकता है आपका 143 विधानसभा सीटों पर खुद से चुनाव लड़ने का। इसके अलावा चुनाव लड़ना, मान लीजिए ठीक है आप चुनाव अलग लड़ सकते थे, लेकिन जिस तरह से व्यक्तिगत तौर पे आपने टारगेट लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार के 15 सालों के ऊपर आपने सवाल उठाया, जबकि आपके उन 15 सालों में आपके सहयोग की भूमिका थी। आप उसमें शामिल थे और उनके तमाम योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, और वो भी एक हद तक एक राजनीतिक पार्टी की हैसियत से ठीक है। लेकिन जब जेल भेजने की बात कही गई तब नीतीश कुमार ने टारगेट कर ले लिया, और जब हार की समीक्षा हुई तब जाकर के पता चला कि 3 नंबर की पार्टी बनाने में कहीं ना कहीं जदयू कार्यकर्ताओं और नेताओं के अलावा पार्टी के बाहर जो माहौल तैयार किया गया लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा, ये उसका कहीं ना कहीं असर था, जिसकी वजह से जनता दल यूनाइटेड को 3 नंबर की पार्टी बनाया गया। और उसके बावजूद भी जो केंद्र की जो राजनीति है उस राजनीति में वो लगातार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थे, उनको वो अपना हनुमान बताते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो डबल कैरेक्टर है उसको की जो भूमिका है उसको जनता ने भी दरकिनार किया, और यही कारण है कि सिर्फ एक सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा में रिजल्ट ला पाई, और वो भी एक सीट जनता दल यूनाइटेड की तरफ में तब्दील हो गया, और नीतीश कुमार लेकिन गौतम, एक चीज आप देखिए, जिस तरह से इस समय बीजेपी की चुप्पी है, बीजेपी की चुप्पी ये बयां करती है कि जेडीयू का दबाव कहीं ना कहीं है उन पर, क्योंकि बीजेपी चाह कर भी कुछ यहाँ पर बोल नहीं पा रही है। गौतम, देखिए, बीजेपी इसलिए नहीं बोल पा रही है क्योंकि बीजेपी के समय क्या बातचीत हुई थी, लगातार जिस तरह से चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहे थे नीतीश कुमार के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर नीतीश कुमार के साथ उनका गठबंधन था, और जेडीयू उस वक्त भी कह रही थी या तो आप लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए से अलग कीजिए, और या फिर जो निर्णय है वो उस पर विचार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो था, प्रेशर पॉलिटिक्स था, लेकिन उस वक्त शायद ये समीकरण, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त ये कदम इसलिए नहीं उठाए और शांत रहना मुनासिब समझा, क्योंकि अगर 143 विधानसभा की सीटों में यदि लोक जनशक्ति पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती और सत्ता की चाबी, एक वक्त याद हुआ कि रामविलास पासवान के पास साल 2000 में जिस तरीके से थी, 29 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी के पास थी, और रामविलास पासवान ये तय करते कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। लेकिन साल 2020 में जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी खामोश थी, क्योंकि यदि रामविलास पासवान के उसी 2000 की तर्ज पे यदि बिहार में सत्ता की चाबी लोक जनशक्ति पार्टी के पास होती या उसके पास 20 से 25 सीटें होती, तो शायद जेडीयू से अलग होकर आज लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो चाबी है, ये सत्ता की चाबी का असर है, कि आज उस वक्त भारतीय जनता पार्टी उस वक्त भी खामोश थी, और आज जब सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी की कोई भूमिका नहीं है, इसके अलावा खुद रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे में चिराग पासवान और उसके तमाम जो जनाधार हैं उसको बीजेपी बखूबी मानती है और जानती है। सिर्फ चिराग पासवान के निर्णय की वजह से आज उनका ये हत्या हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, लेकिन कह नहीं सकती है। इसलिए नहीं कह सकती थी क्योंकि देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो कहीं ना कहीं जेडीयू और लोजपा की लड़ाई का मजा भारतीय जनता पार्टी ले रही थी, और आज जो लोक जनशक्ति पार्टी का जनाधार नहीं है, ना तो केंद्र में है भी, तो उसको तोड़ने में जेडीयू सफल रही, और इसके पीछे बीजेपी का शांत होना है। और आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जेडीयू का ये जो प्रेशर है अब साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत सूझबूझ की पार्टी है, उसने जिस तरह से 2020 में जो रणनीति तैयार की थी, आज अगर गलती से भी लोजपा के पास 20 या 25 विधायक होते तो बीजेपी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का इलाज होता और जेडीयू बाहर होती। लेकिन ठीक है गौतम, बात कराऊंगा शक्ति यादव नेता आरजेडी के फोन लाइन पर। शक्ति जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। शक्ति जी, दुश्मन का दुश्मन देखिए दोस्त, इस समय वही दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस आरजेडी दोनों पार्टियां यही चाह रही हैं कि कैसे चिराग पासवान अपने पाले में आ जाए, क्योंकि दलितों का बड़ा वोट बैंक रामविलास पासवान के साथ जो था, शायद विपक्ष भी इसको बखूबी जान रहा है। क्यों शक्ति जी? देखिए, एक बार जान लीजिए, हम लोग जो स्थिति अभी है वर्तमान में, कोई हाउस ट्रेडिंग करके किसी दल को तोड़े, पार्टी को विखंडित करे, विघटन करे, इन सवालों पर हम लोगों ने अपनी राय दी है। उनका इंडिपेंडेंट पार्टी है, चिराग जी पासवान जी कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे तो उनको तय करना। पर इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय जनता दल का अतीत को अगर अच्छे से हिलाइएगा, हमने रामविलास पासवान जी, हमारे मतभेद होने के बाद, वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी, अलग पार्टी में रहने के बावजूद भी, जब भी रामविलास जी पर राजनीतिक कोई संकट आया है, राष्ट्रीय जनता दल खड़ा होकर मूल्यों की रक्षा में आगे बढ़ के काम किया है। आज लोकतंत्र सर्वसार हो रहा है ना, सबको पता है कि जिन आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिन भाइयों को मैंने बेटा से ज्यादा स्नेह प्यार दिया और उनकी बरसी पूर्ण नहीं दिया, मरने का 1 साल का इंतजार भी नहीं किया, मंत्री के लालच में, पैसे के चलते आप लोगों ने दल को तोड़ दिया।
तो इन परिस्थितियों में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों के नेताओं ने इस पूरे टूट को अंजाम तक पहुंचाया है, तो इस अपराध से बच नहीं पाएंगे। बिहार के जो दलित समाज के लोग हैं, खास करके पसवान वर्ग के लोग, ये काफी आक्रोश से निकल नहीं पाएंगे, भले ही जो कर लिए। सारे लोग चिराग पासवान जी के साथ है। और इन बातों को लिए हम इसलिए कहा कि तकनीकी तौर पर जो पार्टी संविधान होता है, संविधान के जो अपने नियम है पार्टी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। इन लोगों को अगर ये जानकारी नहीं है तो जान लेना चाहिए उन लोगों को कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 5 सांसद तय नहीं करता, उसके लिए जिला अध्यक्ष होते हैं, उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद होता है, वो तय करता है। ये 5 सांसद तय करने चले चिराग पासवान जी के भविष्य को। तो इन्हीं सवालों को लेकर अपने राजनीतिक मूल्यों की रक्षा, लोकतंत्र पर हमला कर रहे, एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसके तहत पार्टियां चलती है। आप किसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, आप किसी का सिंबल फ्रीज करवाना चाहते हैं, गुस्से का प्रकटीकरण अगर आप हार गए हो, जनता ने आपको नकारा है, तो इस प्रकार का प्रकटीकरण नहीं होता। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ 5-6 वर्षों में ये हालात उत्पन्न हुए हैं। इसके पहले पार्टियां टूटते थी। लेकिन शक्ति जी देखिए, आप ही की पार्टी के अंदर, महागठबंधन के अंदर 2 पार्टियां आरजेडी कांग्रेस, दोनों एक ही दिशा में एक ही जगह पर ताकत लगा रही हैं। चिराग पासवान को कभी लुभाने के लिए कांग्रेस कोशिश में लगी है, तो कभी आप लगे हैं। तो क्या इससे मनमुटाव नहीं पैदा होगा दोनों पार्टियों में? हमें लगता है कि उसको दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है। हम लोगों ने कोई ऑफर नहीं दिया आने का, हम इन परिस्थितियों को हमने समझा और हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको मैं सही चीजों का रास्ता पर, जो सही रास्ते पर उनका समर्थन, हम कोई पार्टी को समर्थन, उनको विश्वास मत हासिल करने में नहीं कर रहे हैं, हमको सरकार बनाने में नहीं कर रहा है। जहां पर लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से दलों को विखंडित की जा रही है। इन परिस्थितियों में तो बोलना हमारे लिए धर्म है, प्रतिपक्ष है। हम चुप बैठेंगे तो कल इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये राजनीति में ऐसे ठीक है, वैचारिक जो भिन्नता होती है, लेकिन जहां पर सवाल मूल्यों के और मर्यादा की रक्षा की बात होती है, आंख बंद करके चुप कैसे रह सकते हैं हम? तो लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जी के सवाल पर मैंने पहले ही कहा, और जो पत्र लिखा है उन्होंने सब कुछ रख दिया है। अब निकल जाइए बिहार के कस्बों में जो हालात उत्पन्न हुई है, जनता दलियों और ये लोग अगर निकल जाएंगे तो क्या हश्र होगा, भगवान ही मालिक। चलिए, शुक्रिया शक्ति जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो गौतम, क्या आपको लगता है चिराग को लुभाने की बड़ी वजह क्या हो सकती है विपक्ष में? क्योंकि देखिए, एक तो वोट बैंक है दलितों का जो रामविलास पासवान के साथ था, एक ये भी हमने जिक्र किया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो फिर अब पता चल जाएगा आने वाले समय में अगर शामिल हो जाते हैं कहीं चिराग पासवान, तो क्या उन कौन सी कड़ियां कमजोर हैं, ये भी आसान होगा पता लगाने में। गौतम, देखिए, चिराग पासवान उस वक्त ही कमजोर हो गए जब उन्होंने 143 विधानसभा सीट लड़ने का ऐलान किया। हालांकि वो अपने पिता रामविलास पासवान के तरह मौसम वैज्ञानिक नहीं बन पाए। हालांकि अगर ऐसा होता तो शायद रामविलास से बड़ा कद हो जाता है यहाँ पर चिराग पासवान का। लेकिन राजनीति में कहते हैं कि एक चूक आप कई दशकों से पीछे चले जाते हैं। चिराग पासवान की वर्तमान स्थिति वही है। जब उनके पिता के निधन के बाद उन्होंने जिस तरह से अपने विशेष सलाहकार की सिर्फ बातें मानी, कार्यकर्ताओं के से मुखातिब नहीं हुए, अपने चाचाओं की बात नहीं मानी। आज शक्ति यादव की मैं बात सुन रहा था, शक्ति यादव कह रहे थे कि लोकतंत्र को की मर्यादा तार तार हुई है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से रामविलास पासवान आम दलितों की बात करते थे, उनके कार्यकर्ता दिल्ली हो, पटना हो या रास्ते में भी दिख जाते थे, तो रामविलास पासवान बाय नेम पुकारते थे अपने कार्यकर्ताओं को और उनसे पूछते थे, उनका हालचाल लेते थे। लेकिन चिराग पासवान भले ही जाति से पासवान हूं, लेकिन कर्मों से अभी भी वो बॉलीवुड के किसी सुपरस्टार से कम नहीं समझते हैं। जिम में ज्यादा समय देते हैं, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। तो छोटी छोटी चीजें जब बड़ी हो जाती है तो शायद ये उदाहरण सामने आता है। दूसरी बात कि कार्यकर्ताओं के बीच या अपने नेताओं के बीच बातचीत को, किसी मसले को हल न कर पाना और सिर्फ किसी एक विशेष सलाहकार की बातों को मानना, ये पिछले 8-9 महीने से चल रहा था।
फिर भी चिराग पासवान के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और आज जिस चिट्ठी को लिख करके इमोशनल ब्लैकमेल या इमोशनली कह सकते हैं कि इस राजनीतिक उठापटक के बीच उन्होंने अपनी बात रखी है, अगर ये बातें उन्होंने पहले कही होती, आप याद कीजिए कि चुनाव हारने के बाद वो सिर्फ एक बार पटना के अपने लोजपा कार्यालय पहुंचे हैं, और दूसरी बार जब एक बार किसी कारण से जब उनको वैशाली जाना था तो उनके गांव के लोगों ने कहा था कि आपके पिता को यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से बिहार की जनता ने जिताया है, तो इस लोकसभा सीट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और एक शब्द इस्तेमाल किया था कि बउआ बार बार अइहा, इसका मतलब ये था कि आप बार बार यहाँ आइए कि आपके पिता की, आप भले ही जमुई के सांसद हो, लेकिन रामविलास पासवान का रिकॉर्ड मतों से हाजीपुर सीट से जीतना और तमाम वो चीजें जनता से के बीच डायरेक्ट इंटरेक्ट होना, ये रामविलास पासवान का कद जो है बहुत ऊपर करता है। तो कहीं ना कहीं जिस कठिनाई से, जिस संघर्ष से, जिस राजनीति से रामविलास पासवान तमाम पार्टी के, रामविलास पासवान एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने लगभग कांग्रेस के कार्यकाल में भी, बीजेपी के भी कार्यकाल में, तमाम प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में सबसे ज्यादा लंबे समय तक केंद्रीय मंत्रिमंडल का दर्जा उनको हासिल है। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं इस कद को समझना होगा, और अगर चिराग पासवान ने जो गलतियां की है या जो भूल उनसे हुई है, अब ये राजनीति में ये वापस बहुत मुश्किल है। हालांकि राजनीति में कौन कब कहां और किस करवट बैठेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, और खास करके बिहार की सियासत में तो और भी मुश्किल है, क्योंकि जब नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं, और तो इसमें कोई बहुत बिहार की जनता को इसमें कोई बहुत आश्चर्य करने की बात नहीं है। जी। लेकिन गौतम देखिए, आरजेडी एक चीज कह रही है कि जेडीयू हर एक पार्टियों में अपना एक आदमी बैठा कर रखती है। पशुपति पारस जब ना तो विधायक थे ना तो पार्षद थे, तभी उन्हें मंत्री बना दिया था नीतीश कुमार ने। तो ये क्या है कि अंदर खाने की क्या कमजोरियां हैं, कैसे उन कड़ियों को अपने पक्ष में किया जाए जो कमजोर कड़ियां हैं, ये नीतीश कुमार क्या बखूबी जानते हैं, इसीलिए पहले से गेम प्लानिंग वो पूरी सेट कर रखते हैं। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे सटीक राजनेता, मैं जिस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक ऐसे सटीक राजनेता हैं जिनको जिन्होंने निर्णय ले लिया तो ले लिया, मतलब नो इफ नो बट, नो इफ नो बट। नीतीश कुमार एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनके ऊपर एक कहावत है जो लालू प्रसाद यादव भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। इट मीन्स कि आप अंदाजा लगाइए कि लालू प्रसाद यादव जैसे महान राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन अगर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट के अंदर दांत है, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने बड़े पॉलिटिशियन हैं जो दाएं हाथ से काम करते हैं, बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। दूसरी बात, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये लगा कि जिस व्यक्ति ने 2000 में जिस बिहार को अपने हाथों में लिया, 2004 से लेकर के 2020 तक उन्होंने जिस बिहार को बदला है, अपराध से जुड़ा हुआ बिहार, अपहरण उद्योग से जुड़ा हुआ बिहार। ठीक है गौतम, लौट कर आऊंगा। मनोज दास नेता जेडीयू के फोन लाइन पर। मनोज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी वेलकम सर। मनोज जी, आरजेडी कांग्रेस इस कोशिश में लगी है कि कैसे चिराग पासवान को अपने पक्ष में किया जाए और ये बताया जाए कि कैसे जेडीयू से आपको बदला लेना है, तो सर तैयार हैं इसके लिए कि यार नहीं? फिर राजद और कांग्रेस या चिराग, इनकी क्या स्थिति विधानसभा चुनाव में हुई ये खुद हाथ जानते हैं, और इनका चुनौती क्या है। जिनके पास कोई औकात नहीं, दूसरे के भीख पर चल रहे हो, वो जदयू को चुनौती क्या देंगे? इनके लिए तो खुला है। इनके ही कांग्रेस के एमएलए दिन रात घूम रहे हैं, वो लोग इनके जाएंगे। ये लोग पहले अपने अपने दल को बचाने का काम करें। और चिराग जी जो बिहार के सर्वमान्य नेता बन रहे थे, फर्स्ट बिहारी फर्स्ट क्या क्या चिल्ला रहे थे, तो वो तो आज अपने कहाँ हैं वो खुद को देख लेंगे। तो नीतीश कुमार को क्या चुनौती देंगे? नीतीश कुमार को तो ये लोग
पिछले 15 वर्षों से चुनौती दे रहे हैं और चुनौती देते देते चले गए हैं। तो इसलिए इनके चुनौती से इनके लीडर भक्ति को हम लोग कोई तैयारी में नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ जनता है, जनता के विश्वास पर है। जिस दिन जनता का विश्वास हमसे ऊपर से उठ जाएगा उस दिन हम पूरे इज्जत के साथ चले जाएंगे। लेकिन जब तक जनता का विश्वास है तो इन लोगों का खोज खबर लेना, ये लोग अपनी खोज खबर ले, हम लोग कोई नोटिस भी नहीं लेते हैं ये राजद और कांग्रेस वाले के बोलने का। जी, लेकिन मदन जी एक चीज आप देखिए, मनोज जी, मौजूदा समय में दलितों का वोट बैंक जो 16% है बिहार में, उसमें से 6% वोट बैंक पासवान का है। अगर चिराग पासवान अगर कांग्रेस या आरजेडी का दामन अगर थाम लेते हैं तो इस बार जो असफलता जेडीयू को हाथ लगी सर, उसका आंकड़ा और नहीं बढ़ जाएगा आने वाले चुनावों में? सर यही दलित के हिसाब से तो लोग चल रहे थे कि यादव का वोट इतना है और मुसलमान का वोट इतना है, मिल जाएगी तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं रहेगी, राजद सरकार बना लेगी। क्या हो गया? अब दलित जो है बिहार के, वह किसी के पीछे चलने वाले नहीं है। दलित किसी के बंधुआ मजदूरी करने वाले नहीं है। दलितों को जिन लोगों ने भी छला है उन लोगों को यहाँ दिखाया जा रहा है। और ये 6% भी उनके साथ तब था जब वो एनडीए के साथ थे। एनडीए के साथ हटने के बाद 6% और 5% कहाँ जा रहा है? कितने दलित को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया था? कौन जरा बताइए, कौन दलित उनको दिया था? तो ये सब अब हवा की बात है। अब डिजिटल युग है, लोग आ चुके हैं, बदल चुके हैं और ये 6% या 5% नहीं है। विकास का दर कितना है, यही परसेंटेज बिहार के विकास में राजनीतिक दलों को जनता सिखाएगी और उस विकास के बाद पर ही वोट देगी, न कि दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा ये सब नामों पर नहीं देंगे। आप निश्चिंत रहिए, इनका कोई परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। अकेले चलेंगे, नीचे जिस तरह आज है उससे भी गर्त स्थिति में चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो जिस तरह से आपने देखा, हमने जिक्र किया जब जेडीयू के नेता से, तो उनका यही कहना कि कुछ भी हमारा कोई पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन गौतम, क्या इसे घमंड भी माना जाए अगर जेडीयू का ये कहना कि कोई भी पार्टी, जिस तरह से इन लोगों ने चुनाव में जिक्र किया, कुछ भी नहीं कर पाए, आने वाले समय में भी कुछ नहीं होगा जब तक जनता नहीं चाहेगी? गौतम, देखिए, अब ये तो चिल्लाएंगे ही, इनका तो काम है चिल्लाना। लेकिन इसमें सच्चाई है पूरी तरीके से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑपरेशन लोजपा का जो मिशन चलाया था, उस मिशन के तहत जिस तरह से उन्होंने एक एक नेताओं को टारगेट करके दूसरे नेताओं के। गौतम, लौट कर आऊंगा। संजय सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के फोन लाइन पर। संजय जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। संजय जी, क्या वजह इस समय आप लोगों की चुप्पी? सर बहुत कुछ बोल रही है, चुप रहने के बाद भी। चिराग पासवान जो इतने करीबी हुआ करते हैं बीजेपी के, इस समय कुछ भी बीजेपी बोल नहीं रही है। सर, क्या जेडीयू से परेशान है? क्या कुछ उनकी परेशानियां सता रही हैं? देखिए, ये बिल्कुल एलजेपी का अंदरूनी मामला है जी। और किसी के अंदरूनी मामला में हस्तक्षेप करना भारतीय जनता पार्टी की फिरकत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सारे राजनीतिक दल एकजुट रहें, लेकिन राजनीतिक दलों को एकजुट रखना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अब तो किसी भी दल में टूट हो उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन आपस का बात है, आपसी महत्वाकांक्षा टकरा रही है, तो उसमें अगर कोई दल बिखर रहा है तो उसमें हमारा क्या कसूर है, हमारी क्या भूमिका हो सकती है? नहीं, लेकिन संजय जी, अब तो अंदरूनी मामला समाप्त हो गया है सर। अब तो चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं, कांग्रेस आरजेडी उन्हें न्योता दे रही है, तो सर आप लोग भी उन्हें दे सकते हैं। अभी देखिए, अभी मामला चुनाव आयोग तक जाएगा, किसको असली एलजेपी मानता है चुनाव आयोग, ये प्रक्रिया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस पक्ष में रहती है कि राजनीतिक दल मजबूत हो, एकजुट रहे, विचारधारा को लेकर आगे बढ़े, देश के और प्रदेश के प्रगति के लिए काम करे। लेकिन दलों को एकजुट रखना, उनके आपसी टकराहट को रोकना हमारी बस की बात नहीं है, हमारी जिम्मेवारी भी नहीं है।
लेकिन चिराग पासवान उम्मीद लगाए बैठे हैं सर कि बीजेपी कुछ बोलेगी और फिर उसके बाद हमारा पलड़ा भारी होगा, हो सकता है मैं एनडीए के साथ हो जाऊं, बीजेपी का साथ हो जाऊं। क्या कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि नहीं सर? अब देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। हाँ, और पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर है। एक राजनीतिक दल होने के नाते राजनीतिक घटनाक्रमों पर तो नजर निगाह रहती ही है, लेकिन किसी दल का अंदरूनी मामला में हस्तक्षेप करना, हमने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी दल का अंदरूनी मामला हस्तक्षेप नहीं किया है और न चाहते हैं कि हमारे दल में कोई हस्तक्षेप करे। लेकिन सर बीजेपी बोलने की स्थिति में है भी नहीं सर। अंदरूनी मामले पर सभी पार्टियां बोल तो रही हैं, लेकिन केवल बीजेपी शांत बैठी है। अब देखिए, अब बाकी पार्टियों के होड़ में तो हम है नहीं। ठीक है सर, अब बाकी लोग जल्दीबाजी में हैं, उनको लग रहा है कि उनको, अब बाकी हताश निराश पार्टियां हैं, जो हताश पार्टियां हैं, निराश पार्टियां हैं, अपने आप पर भरोसा नहीं है, उनको लगता है कि बाहर से कोई आ जाएगा तो उनके दल को मजबूती मिलेगी, तो बेचैनी में है जी। तो उनकी बेचैनी अपनी जगह है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। संजय जी, वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। गौतम, सुनो अपने संजय जी को, मतलब कि बीजेपी ऐसी पार्टी है गौतम जो कुछ भी बोलने के से परहेज कर रही है, कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। गौतम, बिल्कुल, बीजेपी इस आपने सुना कि संजय टाइगर जिस तरीके से कह रहे थे कि वो आगे आगे देखिए होता है क्या, तो कहीं ना कहीं ये अभी एक राजनीतिक तमाशा है और इस तमाशे के जो सूत्रधार है उन्होंने अपना काम कर दिया है और देखने आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर यही भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती, क्योंकि वो लगातार चिराग पासवान अपने आप को हनुमान कह रहे थे, तो श्री राम की भूमिका में जो मोदी रहे तो उनको शायद पहल करनी चाहिए थी, वो पहल करते, अमित शाह को पहल करनी चाहिए थी। लेकिन जब राजनीति में जब फायदा शब्द हट जाता है, नुकसान अगर ना हो लेकिन फायदा अगर नहीं होता है तो उसको इंटरफेयर कोई नहीं करता, और यही आप ही चिराग पासवान। बिल्कुल गौतम, हम भी यही देख रहे हैं कि आगे आगे होता है क्या और इस एलजेपी के सियासी करवट में किस तरफ बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो चिराग का अंतिम दांव जो वो भी अब फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो चोट पहुंची है चिराग पासवान को, उन जख्मों को कैसे भरा जाएगा, चिराग पासवान क्या आगे कदम उठाते हैं, देखने वाली बात। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।